सभी को नमस्कार। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे एमआरपी रजिस्टर बनाएंगे। एमआरपी रजिस्टर बनाने से पहले कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। एमआरपी रजिस्टर तभी बन पाएगा जब आपका साप्ताहिक रजिस्टर यानी स्टॉक रजिस्टर और दैनिक पुस्तिका दोनों अप टू डेट हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एमआरपी रजिस्टर दिखने में कुछ ऐसा ही लगता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एमआरपी रजिस्टर जैसे नाम से ही प्रेरित होता है, ये एमआरपी के पास रहता है। एमआरपी के द्वारा जितने लाभार्थी को देखा जाता है उस लाभार्थी से संबंधित सभी विवरणी को एमआरपी अपने रजिस्टर में लिख कर रखता है और एमआरपी रजिस्टर से लाभार्थी तथा उसके व्यवसाय में हो रहे वृद्धि का आकलन किया जा सकता है। एमआरपी रजिस्टर में पशुपालन करने वाले और गैर कृषि सूक्ष्म व्यवसाय करने वाले दोनों लाभार्थियों का हिसाब और संबंधित विवरणी लिखा जाता है। तो एमआरपी पुस्तिका के ऊपर जो कवर पेज है, अगर उस पर देखें तो एमआरपी की कुछ जानकारियाँ मांगी जाती है। तो एमआरपी द्वारा वो जानकारियाँ भर दी जाएगी जो आप नमूने के तौर पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद वाले जब पृष्ठ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि पंचायतवार लक्षित परिवारों की संख्या की विवरणी हमें भरनी पड़ती है और नमूने के तौर पे ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरह भरा जाएगा। तीसरे पृष्ठ पर जाते हैं तो कुछ और जानकारियाँ मांगी जाती है जो हम सावधानी पूर्वक दीदी से पूछकर और सत्यापित कर लिख देंगे और नमूने के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसके अगले पृष्ठ पे जब आते हैं तो एमआरपी रजिस्टर भरने का प्रारूप आपके सामने आता है जिसमें 1 से 42 कॉलम बने होते हैं और उसके शीर्षक लिखे होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, एमआरपी रजिस्टर में पशुपालन करने वाले एवं गैर कृषि व्यवसाय करने वाले दोनों लाभार्थियों का हिसाब और संबंधित विवरणी लिखा जाता है। जैसे इस पृष्ठ में हम देखेंगे तो एमआरपी रजिस्टर के कॉलम नंबर 2 से लेकर 23 तक जो विवरणी दी हुई है, जो शीर्षक दिए हुए हैं, वो पशुपालन के हिसाब किताब को करना होता है। इसके बाद एमआरपी रजिस्टर कॉलम नंबर 24 से लेकर 33 तक गैर कृषि सूक्ष्म व्यवसाय के हिसाब किताब को करना होता है। इसके बाद हम एमआरपी रजिस्टर में कॉलम नंबर 34 से लेकर 42 तक दोनों व्यवसाय यानी पशुपालन एवं गैर कृषि व्यवसाय लिखा जाता है। तो चलिए आगे हम केस स्टडी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एमआरपी रजिस्टर भरा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे एमआरपी रजिस्टर भरा जाएगा और क्या क्या जानकारियाँ उसमें मांगी जाती है और कहाँ से हम उस जानकारी को भरेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है परिवार का क्रम संख्या। जो इंडेक्स में वहाँ पे हम देखेंगे कि कितने क्रम संख्या में परिवार का नाम लिखा हुआ है। परिवार का क्रम संख्या दूसरे नंबर पे है तो हम 2 लिख देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है परिवार का नाम, लिखेंगे जिस लाभार्थी का हिसाब किताब लिखेंगे उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं चिंता देवी। तब हम आगे आते हैं एलआईएफ की संख्या। तो एलआईएफ की संख्या पहला ट्रांच है तो हम 1 यहाँ लिख देंगे। अब व्यवसाय का नाम लिख देंगे। जिस दीदी का एमआरपी रजिस्टर हम भर रहे हैं वह दीदी कौन सा व्यवसाय कर रही है तो उस व्यवसाय का नाम यहाँ लिख देंगे। तो हम चिंता देवी क्या कर रही है, सब्जी दुकान है तो हम सब्जी दुकान यहाँ पे लिख देंगे। ग्राम संगठन को एलआईएफ की राशि तो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे जो ग्राम संगठन को प्राप्त हुआ होगा। अब हम आगे आते हैं, पहला क्या है दिनांक। जैसे कि हमने डेली रजिस्टर में बताया था कि जब भी ग्राम संगठन के द्वारा लक्षित परिवारों को संपत्ति दी जाती है तो उसकी एंट्री डेली रजिस्टर यानी दैनिक पुस्तिका में नहीं की जाती है, उसकी एंट्री स्टॉक रजिस्टर एवं एमआरपी रजिस्टर में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहला एंट्री हमें ग्राम संगठन के द्वारा दीदी को संपत्ति दी गई है
उसका एमआरपी रजिस्टर में एंट्री होगा। तो हम मान लेते हैं कि 10/10/2021 को वो ग्राम संगठन के द्वारा 5,000 रुपये का संपत्ति दिया गया था, जो आप स्टॉक रजिस्टर में भी देख रहे हैं कि ग्राम संगठन के द्वारा 5,000 रुपये का संपत्ति दिया गया था। तो हम 10/10/2021 को सबसे पहला एमआरपी का जो एंट्री शुरू करेंगे वो ग्राम संगठन के द्वारा कितनी की संपत्ति दी गई है उसे लिखकर हम एमआरपी रजिस्टर शुरू करते हैं। तो 10/10/2021 को दीदी को 5,000 रुपये का संपत्ति मिला था, तो हम प्रारंभिक संपत्ति में 5,000 रुपया लिख देंगे। संपत्ति के अंतिम शेष में 5,000 रुपया लिख देंगे। उसके आगे कुल संपत्ति में लिख देंगे 5,000 रुपया। उसके बाद हम सभी संपत्तियों का कुल में 5,000 रुपया लिख देंगे। और क्योंकि ये LIF का पहला ट्रांस लिया गया है तो LIF की संख्या पहला लिख देंगे और उत्पादक संपत्ति का मूल्य वहाँ पे हम 5,000 रुपया लिख देंगे और MRP का हस्ताक्षर वहाँ हो जाएगा। इस एंट्री को हम ब्लैंक एंट्री बोलते हैं, जिसे करना बहुत ही अनिवार्य है और यहीं से MRP रजिस्टर की शुरुआत होती है। उसके आगे आते हैं तो देखते हैं साप्ताहिक कुल कब हुआ था। तो 18/10/2021 को 18/10/2021 को जब हम एंट्री करते हैं तो जब हम प्रारंभिक संपत्ति की बात करते हैं तो प्रारंभिक संपत्ति पिछले सप्ताह का संपत्ति का अंतिम शेष जो होगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो हम देखते हैं पिछले सप्ताह का अंतिम शेष क्या था, 5,000 रुपया था। तो 5,000 रुपया हम यहाँ लिख देंगे। अब उसके आते हैं संपत्ति का अंतिम शेष। तो संपत्ति का अंतिम शेष कहाँ से आता है, तो संपत्ति का अंतिम शेष जो आता है वह हमारा साप्ताहिक रजिस्टर से आता है। तो हम साप्ताहिक रजिस्टर से देख लेते हैं कि सप्ताह के अंत में दीदी के पास कितना संपत्ति था। तो ये हम साप्ताहिक रजिस्टर से देख सकते हैं। 18/10/2021 को दीदी के पास कितना संपत्ति था कुल, तो 4,736 रुपया। तो हम 4,736 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। अगले कॉलम में आते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है सामग्री की खरीदारी में खर्च। तो सामग्री की खरीदारी में खर्च यह हमारा दैनिक पुस्तिका के साप्ताहिक कुल से आएगा। साप्ताहिक कुल में देख लेते हैं कि सप्ताह के अंत में कितने रुपए का स्टॉक खरीदारी हुआ था। तो 4100 रुपया का हुआ था, तो हम 4100 यहाँ डाल देंगे। अब इसके आगे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, व्यापार संबंधित खर्च। तो व्यापार संबंधित भी दैनिक पुस्तिका के साप्ताहिक कुल से आएगा। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 160 रुपया लिखा हुआ है, 160 रुपया हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आता है कुल विक्रय। तो कुल विक्रय कहाँ से आएगा, तो ये भी दैनिक पुस्तिका से आएगी। तो देखते हैं दैनिक पुस्तिका में कुल विक्रय इस सप्ताह का क्या लिखा हुआ है। तो इस सप्ताह का लिखा हुआ है 6,455 रुपया। तो हम 6,455 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं इसके आगे तो यहाँ लिखा हुआ है आमदनी लाभ एवं नुकसान। तो आमदनी लाभ और नुकसान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान देने की बात है। आमदनी नुकसान निकालने के लिए हम संपत्ति का अंतिम शेष प्लस कुल विक्रय माइनस प्रारंभिक संपत्ति माइनस सामग्री की स्टॉक की खरीदारी में खर्च माइनस व्यापार संबंधित खर्च, जब हम ये कर देते हैं तो हमारा आमदनी और लाभ नुकसान निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कर कर। तो क्या होगा, 4,736 जोड़ 6,455 माइनस 5,000 माइनस 4,100 माइनस 160, तो कितना आ जाता है हमारा। इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1,931 रुपया। ये मेरा लाभ हानि नुकसान जो भी है वह निकल गया। अगर नुकसान होगा तो माइनस में आएगा, अगर लाभ होगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ दीदी को लाभ कितना हुआ, 1,931 रुपया। इसके आगे आते हैं कुल उधार दैनिक पुस्तिका के साप्ताहिक कुल से आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, 65 रुपया। तो 65 रुपया
हम यहाँ लिख देंगे। अब बात आती है अंतिम नगद शेष राशि की। सप्ताह के अंत में दैनिक पुस्तिका के साप्ताहिक कुल में देखेंगे कि दीदी के पास अंतिम नगद शेष राशि कितने रुपए थी। 1860 रुपया। तो हम यहाँ 1860 रुपया अंकित कर देंगे। इसके बाद आती है बैंक शेष। तो दीदी के खाते में जो भी रुपया होगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो दीदी के खाते में जो पैसा है वह नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख दिए। अब बात आती है कुल संपत्ति निकालने की। तो कुल संपत्ति निकालने के लिए जो सूत्र है वह है कुल संपत्ति बराबर संपत्ति का अंतिम शेष जोड़ कुल उधार जोड़ अंतिम नगद शेष राशि जोड़ बैंक शेष। चलिए हम यहाँ पे कुल संपत्ति निकाल लेते हैं। तो कुल संपत्ति बराबर, तो संपत्ति का अंतिम शेष क्या है 4736 रुपया। तो 4736 रुपया यहाँ लिख देते हैं। जोड़ कुल उधार कितने हैं 65 रुपया, तो 65 रुपया यहाँ लिख देते हैं। फिर जोड़ अंतिम नगद शेष राशि कितनी है 1860 रुपया, तो 1860 रुपया यहाँ लिख देते हैं। जोड़ बैंक शेष कितनी है तो 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन आता है। तो 6661 रुपया, तो 6661 रुपया यहाँ लिख देंगे। अब आगे आते हैं अन्य आय। अन्य आय वह होता है जब दीदी जो व्यवसाय कर रही है, जो व्यवसाय ग्राम संगठन के द्वारा दिया गया है, उसके अलावा अगर कहीं से आय अर्जित करती है, जैसे अगर दुकान खोलने से पहले सुबह में 2 घंटे वो मजदूरी कर लेती है और उसे 200 रुपये का अलग से आमदनी हो जाता है, तो हम यहाँ 200 रुपया अन्य आय में अंकित करेंगे। तो इस केस स्टडी में दीदी को कोई अन्य आय नहीं हुआ है, तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। अब सभी संपत्तियों का कुल जो होगा, अगर दीदी पशुपालन कर रही है तथा व्यवसाय भी कर रही है, तो दोनों का कुल संपत्ति को जोड़कर हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ दीदी सब्जी दुकान कर रही है, तो सिर्फ व्यवसाय कर रही है, तो व्यवसाय का कुल संपत्ति हम यहाँ अंकित करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुल संपत्ति कितनी है, तो 6661 रुपया, तो हम यहाँ 6661 रुपया लिख देंगे। अब यहाँ कुल आय की बात आती है। तो कुल आय में अगर दीदी पशुपालन कर रही है और व्यवसाय कर रही है, तो उस दोनों को जोड़कर साथ में अन्य आय को भी जोड़कर यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ दीदी तो सिर्फ व्यवसाय सब्जी दुकान कर रही है, तो देखते हैं कि सब्जी दुकान में आय कितनी हो रही है। आमदनी लाभ नुकसान में हम देख रहे हैं कि लाभ हमारा कितना है 1931 रुपये और अन्य आय 0 है, तो दोनों को जोड़ दिए हैं 1931 रुपया आता है, तो हम 1931 रुपया यहाँ लिख देंगे। अब पारिवारिक खर्च की जब बात आती है, तो पारिवारिक खर्च कहाँ से आता है, तो पारिवारिक खर्च भी दैनिक पुस्तिका से आती है। तो हम दैनिक पुस्तिका के साप्ताहिक कुल में देख लेते हैं कि पारिवारिक खर्च कितना है, तो 690 रुपया, तो हम यहाँ 690 रुपया लिख देते हैं। अब आगे आते हैं तो देखते हैं परिवार द्वारा बैंक में जमा की गई बचत राशि। तो बचत राशि ये जो दी गई है, यह दीदी जब 5 रुपये का जो बचत करती है डब्बे में जमा कर देती है, या जिस सप्ताह वह राशि बैंक में जमा करती है वह राशि यहाँ पे आएगा। तो दीदी अभी 5 रुपया डब्बे वाला यहाँ कुछ जमा की नहीं है बैंक में, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। और इससे हम कैसे सत्यापित करेंगे, तो बैंक के पुर्जे से, जो बैंक में दीदी जमा की होगी तो उन्हें पुर्जा मिलता है, या पासबुक से। अब आगे आते हैं तो देखते हैं कोई भी LIF की किस्त दीदी को नहीं मिली है या उत्पादक संपत्ति और भी ग्राम संगठन के द्वारा नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे आते हैं तो देखते हैं LGF राशि नहीं मिली है इस सप्ताह, तो नहीं लिखेंगे। और MRP हस्ताक्षर करके फिर दूसरे सप्ताह आएगा और फिर इसे भरेगा। तो दूसरे सप्ताह जब आता है तो कौन सी तारीख हो जाती है, तो 25 तारीख। तो 25 तारीख को वो 24 तारीख तक साप्ताहिक कुल दैनिक पुस्तिका का किया होता है, और
25 तारीख का वह स्टॉक रजिस्टर उस सप्ताह का लिखता है, तो वह एंट्री अब हम एमआरपी में करेंगे। तो देखते हैं पिछले सप्ताह का संपत्ति का अंतिम शेष क्या है, 4,736 रुपया। तो प्रारंभिक संपत्ति में लिख देंगे 4,736 रुपया। फिर संपत्ति का अंतिम शेष हमने बताया था, संपत्ति का अंतिम शेष स्टॉक रजिस्टर से आएगा और उस तारीख को जो कुल संपत्ति है वह कुल संपत्ति जो स्टॉक रजिस्टर में की हुई है उसे हम यहाँ लेके आएंगे। स्टॉक रजिस्टर में जब देखते हैं तो वहाँ पे कुल संपत्ति है 6,970 रुपये का, तो हम यहाँ 6,970 रुपया लिख देंगे। इसी तरह हम पूरा कॉलम को भर लेंगे। आगे की जानकारियाँ दैनिक पुस्तिका और स्टॉक रजिस्टर देखकर लिख लेंगे। चौथे सप्ताह में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा महीना बदल गया है, तो हम यहाँ पे अब कुल मासिक करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे मासिक कुल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक संपत्ति है, तो प्रारंभिक संपत्ति ग्राम संगठन के द्वारा पहली बार क्या दिया गया था, या सप्ताह के पहला सप्ताह में साप्ताहिक कुल में कितने रुपए थे वो यहाँ पे उठ के आ जाता है। तो देखते हैं कितने रुपए थे, तो 5,000 प्रारंभिक संपत्ति था, ग्राम संगठन के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ 5,000 लिख देंगे। और फिर अब हम आते हैं महीने के अंतिम सप्ताह में संपत्ति का अंतिम शेष कितना था, 7,016 रुपया, तो हम यहाँ 7,016 रुपया लिख देंगे। सामग्री की स्टॉक की खरीदारी में खर्च तो हम जोड़ देंगे तीनों सप्ताह का। व्यापार संबंधित खर्च यहाँ पे हम जोड़ देंगे। कुल विक्रय खर्च यहाँ जोड़ देंगे। आमदनी लाभ नुकसान तीनों हफ्ता का जोड़ देंगे। कुल उधार का जब हम यहाँ लिखेंगे तो ध्यान देने की बात है, कुल उधार महीने के अंतिम सप्ताह में जो बचा हुआ है वो यहाँ पे अंकित होगा। तो अंतिम सप्ताह में देखते हैं तो 370 रुपया, तो 370 रुपये हम यहाँ अंकित कर देंगे। अब आता है अंतिम नगद शेष राशि में। अंतिम नगद शेष राशि भी महीने के अंतिम सप्ताह में जो दीदी के पास अंतिम नगद शेष राशि था वही यहाँ आएगा। तो हम 753 रुपया, तो 753 रुपया यहाँ आ जाएगा। अब बैंक शेष में दीदी का अंतिम सप्ताह में कितना था, बैंक शेष भी जो अंतिम सप्ताह में होगा वो महीने के अंत में आ जाएगा। जो कितना है अंतिम सप्ताह में 300, तो 300 अंकित कर देंगे। जब कुल संपत्ति भी लिखने की बात आती है तो महीने के अंतिम सप्ताह में जो कुल संपत्ति होगी वही हमारा महीने के अंत में कुल संपत्ति होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर 8,439 रुपया, तो यहाँ पे 8,439 रुपया लिख देंगे। आगे देखते हैं अन्य आय, तो अन्य आय को भी हम जोड़ के लिखते हैं, मगर यहाँ अन्य आय कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब सभी संपत्तियों का कुल महीने के सप्ताह के अंत में जो रहेगा वही आ जाएगा। 8,439 रुपया है, तो 8,439 रुपया लिख देंगे। यहाँ कुल आय की बात आती है तो हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आता है 4079, तो हम यहाँ 4079 लिख देंगे। पारिवारिक खर्च, तो पारिवारिक खर्च को भी यहाँ पे कुल करके लिख देंगे। उसके बाद परिवार द्वारा बैंक में जमा की गई बचत राशि तो नहीं की गई थी, तो यहाँ 0 लिख देंगे। LIF किस्त की संख्या पहली थी तो पहली लिख देंगे। उत्पादक मूल्य की संपत्ति यहाँ 5,000 रुपया था, तो 5,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। LGF की राशि नहीं मिली थी इस महीने में पूरे, तो हम यहाँ अंकित नहीं करेंगे और MRP हस्ताक्षर कर देगा। हम दूसरे महीने का जब हम एंट्री करेंगे तो हम पिछले महीने का कुल करके दूसरे महीने का आगे एंट्री करेंगे, और जब आगे एंट्री करेंगे तो आगे जब देखते हैं 8/11/2021 को हम एंट्री कर रहे हैं। पिछले सप्ताह का संपत्ति का जो अंतिम शेष था उसे हम यहाँ प्रारंभिक संपत्ति में लिख देंगे। तो कितना था 7,116 रुपया, तो 7,116 रुपया लिख देंगे। तो इसी तरह हम व्यवसाय का MRP रजिस्टर भरते हैं। अब MRP रजिस्टर भरते समय कुछ बातों का ध्यान देंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। MRP का पार्ट 2 वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें जिस दीदी का पशुपालन है उसका MRP रजिस्टर कैसे भरा जाएगा। धन्यवाद।